नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं आरपीएफ एग्ज़ाम 2024 के लिए एक बेहतरीन मॉक टेस्ट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने एक मॉडल पेपर डिज़ाइन किया है, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में आपसे वादा किया था। जैसे ही अपने 30 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे तो उसके बाद हम एक मॉक डिजाइन करेंगे, जिसमें हम मैथ, जीके जीएस और रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट को सीक्वेंस वाइज कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये वही मॉडल पेपर है जो आप लोगों को 120 मैक्सिमम स्कोर करना बताएगा। किस तरह से आप 120 जो नंबर का टोटल पेपर आता है उसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की इस क्लास में। तो यहाँ पर हम मैथ के बारे में जानेंगे, जीके जीएस के बारे में जानेंगे और रीजनिंग के बारे में जानेंगे। तो ये जो मॉक टेस्ट होगा एक इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट होगा। यदि आप आरपीएफ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो परीक्षा से पहले इस मॉक टेस्ट को ज़रूर देख लेना। चलिए शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों आज की इस प्यारी सी क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर ले चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से आग्रह कर लेते हैं, आप लोग एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे। कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है। दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है। तो दोस्तों, हमें बताना है ऐसा कौन सा महाद्वीप है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस सवाल की भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। निचली भूमि क्षेत्र से मतलब है कम भूमि वाला। क्या कह सकते हैं? कम भूमि क्षेत्र वाला महाद्वीप कौन सा है, यानी कि सबसे छोटा महाद्वीप। तो प्यारे दोस्तों, जब इसकी बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया इसमें आपका सही उत्तर बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया इसमें सही उत्तर बनेगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। सबसे बड़े की बात होती है तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया को याद रखेंगे। सेकंड लार्जेस्ट अफ्रीका है। यूरोप की बात करें तो ये सेकंड स्मॉलेस्ट है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। दोस्तों, कहा गया है किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जहां पर बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा हम लोगों का स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें हमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। किस आर्टिकल के तहत मिलती है? तो दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग 19(1)(a। क्या रहेगा? 19(1)(a रहेगा। यहाँ से हमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जिसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। बताइए, कामुक रचना के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो प्यारे दोस्तों खजुराहो बनेगा। क्या बनेगा? खजुराहो। खजुराहो से सबसे ज़्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस वंश के राजाओं ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। तो दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर चंदेल वंश के शासक थे। कौन से वंश के? चंदेल वंश के शासक थे। इनके द्वारा क्या बनवाए गए थे? खजुराहो के मंदिर बनवाए गए थे। कामाख्या माता मंदिर की बात आती है तो ये असम में है। कहाँ पर है? असम में है। एक शक्तिपीठ है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर की बात आती है तो ये राजस्थान के माउंट आबू में है। कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? राजस्थान के माउंट आबू में है और राजा बिमल शाह के द्वारा बनवाया गया था। तो हमसे प्रश्न पूछा कामुक रचना के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? खजुराहो इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथ साथ में अन्य विकल्प भी हम देखते चलेंगे। और अगले प्रश्न पर बढ़ें उससे पहले बता देते हैं, क्योंकि अपना पहला मॉडल है तो इसमें दोस्तों जो हमारा होगा सबसे पहले जीके जीएस होगा। क्या होगा? जीके जीएस। उसके बाद हम लोग रीजनिंग को देखेंगे। किसको देखेंगे? रीजनिंग को। और अंत में मैथ को देखेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहा गया है दोस्तों, यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण डैश कहा जाता है। कह रहा है कि यदि द्रव माध्यम में केवल क्या है? पानी है, तो मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे कोलाइडी मिश्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाइडी मिश्रण इसका एकदम सटीक जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों बोला है, क्या बोला है? भारत का अधिकांश भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जो भारत का अधिकांश भाग है यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कहने का मतलब ये है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। प्यारे दोस्तों याद रखेंगे इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बनेगा जलोल मिट्टी। क्या बनेगा?
जलोढ़ मिट्टी इसका सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। तो ये भारत में कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, कपास के लिए जानी जाती है। किसके लिए? कपास उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ जो भूमिका निभाती है वो आप लोगों की काली मिट्टी होती है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर आपके सामने कुछ विकल्प दिए हैं, इनमें से कबड्डी से संबंधित हमें विकल्प बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर AKFI। AKFI जिसे बोलते हैं एसोसिएशन कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? AKFI को, इस बात को याद रखेंगे, ये कबड्डी से संबंधित है। फीफा की बात आती है तो प्यारे दोस्तों ये किससे संबंधित है? याद रखेंगे फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। BCCI की बात करते हैं तो ये किससे है? ये भैया क्रिकेट से संबंधित है। और ICC अगर पूछ ले कि ICC किससे संबंधित है तो ये भी आपका क्रिकेट से ही हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। तो प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा? AKFI, ये हमारा कबड्डी से संबंधित है। अगले प्रश्न में आओ। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? प्यारे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपकी 1885 में। 1885 में समय था 28 दिसंबर का। कब का? 28 दिसंबर का। स्थान कौन सा था? तो प्यारे दोस्तों स्थान मुंबई था और स्कूल का नाम था गोकुल दास तेजपाल विद्यालय। कौन सा था? याद रखेंगे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में स्थित है। यहीं पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी और पहली मीटिंग भी यहीं पर हुई थी, जिसमें आपके कितने लोगों ने भाग लिया था आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक मोनोलिथ है? भाई आणविक मोनोलिथ की बात आती है तो ये आप लोगों का आर्गन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? विकल्प नंबर 4 आर्गन इसका सही उत्तर है। ये क्या है? एक आणविक मोनोलिथ है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। कह रहा है दोस्तों इनमें से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है? प्यारे दोस्तों यहाँ पर कुछ आपको जल संधियां दे रखी हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सा जो है अपने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो 10 डिग्री स्ट्रेट, यानी कि 10 डिग्री चैनल। क्या होगा? 10 डिग्री चैनल। इसके अलावा आपसे 8 डिग्री चैनल पूछा जाएगा, इसके अलावा 9 डिग्री चैनल भी पूछा जाएगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 डिग्री की बात होगी तो ये प्यारे दोस्तों किस किस के बीच में है? मिनिकॉय। किसके बीच में है? मिनिकॉय। और इसके साथ साथ में कौन है? लक्षद्वीप। माफी चाहेंगे, लक्षद्वीप नहीं है, ये मालदीव है। क्या है? मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है, ये आप लोगों का, इस बात को याद रखेंगे। जबकि 9 डिग्री की बात करते हैं तो ये आप लोगों का हो जाएगा मिनिकॉय और किसके? मिनिकॉय और कावारत्ती के बीच में। कावारत्ती यानी कि मिनिकॉय के साथ साथ में क्या हो जाएगा? इसको हम सीधा लक्षद्वीप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लक्षद्वीप। इस बात को याद रखेंगे। और कल हमने आपको जो मॉर्निंग की क्लास हुई थी पुलिस वाली में, उसमें बताया था पाक जल संधि के बारे में। पाक जल संधि कहाँ पर है? पाक की बात होगी तो ये इंडिया किस किस के बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ना कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में। नाम इसका पाक है किस किस के बीच में? इंडिया श्रीलंका के बीच में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या था प्रश्न में? अंडमान निकोबार। तो इसका सही उत्तर बनेगा 10 डिग्री चैनल। अन्य चीजें भी आप लोग याद रखेंगे। कोको द्वीप की बात आती है तो ये जो कोको द्वीप है कहाँ पर है आप बता सकते हैं? डंकल जल संधि कोको द्वीप के आसपास ही लगती है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्षय रोग और टीबी रोग डैश के कारण होता है। बताइए क्षय रोग अथवा टीबी रोग पूछना था इसको। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। क्षय अथवा टीबी किसके कारण होता है? भैया ये बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु के कारण। जीवाणु के कारण होता है, इस बात को याद रखेंगे। आप इसका नाम भी बता सकते हैं, माइकोबैक्टीरियम ऐसे कुछ करके नाम है, आप बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति कैसी होती है? भैया घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में जो दो सतहों के बीच की सापेक्षिक गति होती है वो कहलाता है स्थैतिक घर्षण। क्या कहलाता है? स्थैतिक घर्षण कहलाता है, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों कोलेरू झील डैश, कह रहा है कोलेरू झील के त्रिकोण में डैश जाती है, पाई जाती है। अरे ये पूछा है कि कोलेरू झील है कौन कौन सी नदी के त्रिकोण में पाई जाती है, इतना बताना था। तो भाई इसका उत्तर होगा कहाँ? कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी ये कहाँ पर स्थित हैं? ये प्यारे दोस्तों आप लोगों की आंध्र प्रदेश में स्थित हैं।
यहीं पर आपकी कोलेरू झील पाई जाती है, कृष्णा और गोदावरी के त्रिकोण में। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। भाई ये पहले होता था और 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, लेकिन उसके बाद 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। क्या आता है? 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। इसके बाद इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, पहले 2 मनोनीत किए जाते थे, अब नहीं करते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों, व्यक्ति को सदन के वांछित हॉल, यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उसके भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। भाई मेरी बात को समझो, मैंने कहा अभी चुनाव चल रहे हैं किसके? एमपी के, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। तो इसमें कई प्रकार से चुनाव होते हैं, एक तो मनोनीत करके भी होता है, एक आपका डायरेक्ट चुनाव से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक होती है अपनी राज्यसभा और एक होती है लोकसभा। क्या होती है? एक राज्यसभा होती है, दूसरी लोकसभा होती है। अब मैंने कहा कोई व्यक्ति है एक्स, कौन है? कोई व्यक्ति यहाँ पर एक्स है, और ये एक्स व्यक्ति लोकसभा के लिए भी चुन लिया जाता है और राज्यसभा के लिए भी चुन लिया जाता है। लेकिन भैया व्यक्ति तो एक ही है, या तो लोकसभा चला जाए या तो राज्यसभा चला जाए। तो उसको इसके लिए इन्फॉर्म किया जाता है कि भैया आप लोकसभा के लिए भी चुन चुके हो और राज्यसभा के लिए, अब आप बताओ कि आप क्या क्या चुनना चाहते हो, किस में जाना चाहते हो। तो इसके लिए एक लेटर भेजा जाता है, एक सूचना भेजी जाती है। वो कितने दिन पहले सूचित किया जाता है ये पूछा है। तो दोस्तों याद रखेंगे, ये 10 दिन पहले आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, 10 दिन के भीतर उसको बताना होता है इस व्यक्ति को कि वो या तो राज्यसभा जाना चाहता है या तो लोकसभा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न कह रहा है कोस्का के नाविक का आविष्कार किसने किया था। भैया आविष्कार नहीं, यहाँ पर होना चाहिए खोज किसने की थी। कोस्का के नाविक की खोज की बात आती है तो ये हुई थी 1831 में। कब हुई थी? 1831 में। न्यूक्लियस की बात हो रही है प्यारे दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोस्का की खोज कब हुई थी भैया बताओ? 1665 में हुई थी क्या? जल्दी से बताओ। कोस्का की खोज 1665 ईस्वी में हुई थी, जो कि एक मरी हुई कोस्का थी। एंटोनी वॉन लीएवेनहॉक ने क्या किया था? ये दोस्तों एक जीवित कोस्का की खोज की थी। किसकी? जीवित कोस्का की। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और शुक्राणु की खोज की बात किसके श्रेय जाता है? शुक्राणु की खोज का श्रेय भी इन्हें ही जा जाता है, एंटोनी वॉन लीएवेनहॉक को। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर स्थित है। भैया अशोक का जो सिंह स्तंभ था वो सारनाथ से मिला था। कहाँ से मिला था? सारनाथ से। इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निर्मित रेशे से बनाया जाता है। भैया लकड़ी के लुगदी पर जो रासायनिक अभिक्रिया से रेशा बनाया जाता है वो रेशा आप लोगों का रेयान कहलाता है। क्या कहलाता है? रेयान कहलाता है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था। भारतीय पहली, प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने पैरालंपिक पदक जीता था। पैरालंपिक में पदक जीता था और कौन सा पदक था ये बताना है। तो भैया इसका सही उत्तर होगा रजत पदक। क्या होगा? सिल्वर मेडल इसका सही उत्तर होगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को डैश कहा जाता है। बताइए। दक्षिण भारतीय मंदिर जो होते हैं उनका जो प्रवेश द्वार होता है, जो एंट्री गेट होता है, उसे प्यारे दोस्तों गोपुरम कहा जाता है। और ये एक एसएससी के साथ साथ रेलवे का भी फेवरेट सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं उनका जो प्रवेश द्वार होता है यानी एंट्री गेट होता है, क्या कहलाता है? गोपुरम कहलाता है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दोस्तों, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या कहलाता है? बताइए भैया। अगर जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनकी जरूरत को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाना है और वर्तमान की जो पीढ़ी है उसकी जरूरत की क्षमता को पूरा भी करना है, तो यह वाक्य कहलाता क्या है? ये भैया कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहलाता है? सतत विकास। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूएन के द्वारा 17 गोल निर्धारित किए गए थे। कितने गोल थे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 17 यूएन ने गोल निर्धारित किए थे। ठीक है, तो पहला हमारा शायद गरीबी से संबंधित था, तो यहाँ पर याद रखेंगे सतत विकास के लिए क्या थे? 17 गोल यूएन ने निर्धारित किए थे। और ये बात कहलाती क्या? भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो हम, देखो मेरी बात को समझो, यदि आप नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझो। मैंने कहा अगर मुझे एक फैक्ट्री बनानी है, थोड़ा सा समय लग सकता है, मैंने यहाँ पर एक फैक्ट्री बनानी है। देखो मेरी बात को समझो, यहाँ पर मुझे एक फैक्ट्री बनानी है और इस फैक्ट्री बनाने के लिए कुछ एरिया चाहिए होगा।
इस एरिया में होंगे कुछ पेड़ पौधे, तो फैक्ट्री अगर लगेगी तो ये पेड़ पौधे ऑब्वियसली काटे जाएंगे। तो ये पेड़ पौधे, अगर 6 पेड़ पौधे यहाँ पर काटे जा रहे हैं तो इसके स्थान पर 6 नए पेड़ पौधे लगाना है। इससे क्या होगा, वर्तमान की हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी और भविष्य का काम भी निर्धारित हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये जो विकास होता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, इस बात को याद रखेंगे। इसी तरह के 17 विकास यूएन के द्वारा निर्धारित किए गए थे। अगले प्रश्न में आ जाओ, उम्मीद है समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या होती है। भैया सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आओ। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। भैया अलाउद्दीन खिलजी, याद रखेंगे। अलाई दरवाजा की बात आती है तो अलाउद्दीन खिलजी आपका सही उत्तर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन की एक सिजदा और पैबोस की प्रथा फेमस थी। ठीक है, लौह रक्त की नीति फेमस थी। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान या पढ़ा लिखा सुल्तान कहा जाता था। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बर्फ का गलनांक कितना होता है। भैया बर्फ के अगर गलनांक की बात करते हैं तो ये 273.15 केल्विन क्या होता है, 273.15 केल्विन होता है। या फिर इसी को हम 0 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना, दुनिया का सबसे बड़ा झरना प्यारे दोस्तों ये आपका एंजल फॉल्स है। ये कहाँ पर स्थित है, देश पूछ सकता है, वेनेजुएला। कौन है, वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहां पर ये आपका स्थित है एंजल जलप्रपात। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों याद रखना है ये आपका जो जलप्रपात है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहा है दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया है। ये कई बार प्रश्न पूछा है, मुंडको उपनिषद। क्या हो जाएगा, मुंडको उपनिषद इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए। कह रहा है ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं। भैया सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं, तो याद रखेंगे ये आपके कुश्ती खेलते थे और इन्होंने आपके क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। भैया नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से ये निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट अमरकंटक से। ठीक है, और दोस्तों याद रखना है नर्मदा आपकी गिरती कहाँ पर है। जैसे मैंने कहा ये मध्य प्रदेश से नर्मदा निकली और ये जाकर के अरब सागर में गिरेगी। कहाँ पर गिरेगी, अरब सागर में। बेसिकली भारत की कई नदियां हैं जो हमारी कहाँ पर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, अर्थात इस एरिया में गिरती हैं। लेकिन ये नर्मदा नदी उल्टी बहती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। बाद बाकी मैक्सिमम नदियां हमारी कहाँ पर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। तो ये अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, इस बात को याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। भैया ऐसा कौन सा शहर है जिसे विश्व में लौह और इस्पात की राजधानी कहते हैं। ये आप लोगों का हो जाएगा पिट्सबर्ग। क्या हो जाएगा, पिट्सबर्ग। ये शहर आप लोगों का आता है यूएसए में। कहाँ पर आता है भैया, यूएसए में आता है, इस बात को याद रखेंगे। इसे विश्व में लौह और इस्पात की राजधानी कहा जाता है। अगले प्रश्न में आते हैं। दोस्तों कह रहा है भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। भाई देखो अभी हमने देखा था दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना या दुनिया का सबसे ऊंचा झरना वो एंजल फॉल था। इसी प्रकार भारत में भी एक झरना है जो आपका सबसे ऊंचा है, याद रखेंगे, सबसे ऊंचा झरना है। उस झरने का नाम है कुंचिकिल फॉल। क्या नाम है, कुंचिकिल। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, कुंचिकिल फॉल, कुंचिकिल जलप्रपात इसको कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। लेकिन कुंचिकिल जलप्रपात के अलावा एक और जलप्रपात है जो कुछ समय पहले तक हमारे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात था, जिसका नाम था जोग जलप्रपात। क्या नाम था, जोग जलप्रपात। इस बात को याद रखेंगे, जोग जलप्रपात। ठीक है, इस तरह से ये सबसे पहले ऊंचा था, लेकिन कुंचिकिल जलप्रपात वर्तमान में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो जोग जो जलप्रपात था ये प्यारे दोस्तों शरावती नदी पर स्थित है, ये भी कर्नाटक में है। ये दोनों के दोनों कहाँ पर है, तो याद रखेंगे कर्नाटक में स्थित है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है। भैया समानता के अधिकार से क्या तात्पर्य है, समानता का जो अधिकार है इसके लिए स्पेशल आर्टिकल है। क्या है भैया, एक स्पेशल आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 14। ये आपका समानता का अधिकार को दर्शाता है, जिसमें विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। विधि के समक्ष से मतलब क्या है, कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। विधि का मतलब ही कानून होता है, इस बात को याद रखेंगे। समानता का अधिकार जो कि फंडामेंटल राइट है, इसका जो अर्थ होता है कानून के समक्ष समान लोग। अगले प्रश्न में आते, कह रहा
महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने कराया था? भैया महाबलीपुरम कॉरिडोर की बात आ रही है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। क्या होगा? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने क्या किया था? भैया याद रखेंगे, इसने महाबलीपुरम के कॉरिडोर का निर्माण करवाया था। चोल की बात करते हैं, आदित्य करिकालन की बात करते हैं, ये दोनों के दोनों चोल वंश के प्रतापी शासक थे। कौन थे? चोल वंश के प्रतापी शासक। राजेंद्र चोल प्रथम की बात आती है, पूरा श्रीलंका जीत लिया था। क्या जीत लिया था प्यारे दोस्तों? पूरा श्रीलंका। इसकी नेवी इतनी तगड़ी थी भैया, इंडोनेशिया तक इसका प्रचार प्रसार था, राजेंद्र चोल प्रथम का। इस बात को याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। भैया किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? सभी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता है। हम हर प्रकार से अपने धर्मों को मना जा सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जो भी हो, यहूदी, जितने भी लोग भारत में रहते हैं सभी को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सभी भारतीय नागरिक क्या करते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता लेते हैं। कहां से? तो आर्टिकल 25 और 26 से। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि लाल मिट्टी का लाल रंग डैश के कारण होता है। भैया जो लाल मिट्टी होती है उसका जो लाल रंग आता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा है, स्टार लगा के नोट करेंगे इसको, ठीक है। लाल मिट्टी में लाल रंग फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है पहली सार्वभौमिक परिषद का गठन कब हुआ? भैया पहली सार्वभौमिक परिषद का मतलब है पहली हिंदू परिषद से लेकर के, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका 1893 में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो शिकागो में। कहां पर हुआ था भैया? शिकागो में हुआ था, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। कहां पर हुआ था? शिकागो में पहली सार्वभौमिक परिषद का गठन हुआ था। और यहां पर स्वामी विवेकानंद जी भारत का रिप्रेजेंट करने गए थे, ठीक है, इस बात को भी आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। शिकागो कहां पर है? तो ये याद रखना है आप लोगों को, ये आपका यूएसए में है। कहां पर है प्यारे साथियों? यूएसए में है शिकागो। यहीं पर पहली सार्वभौमिक हिंदू परिषद का गठन हुआ था, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। यहां पर आप एक शब्द जोड़ लेंगे जो कि मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या होता है? भैया वैकल्पिक कार्यक्रम की बात आती है तो इसे कहा जाता है दीर्घकालिक योजना। क्या कहा जाता है? दीर्घकालिक योजना इसका सही उत्तर होगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहां से मिली है? भाई अपने मोहनजोदड़ो में याद रखेंगे, जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हो रही थी तो वहीं पर हमें डांस करती हुई एक गर्ल मिली थी। क्या मिली थी? जिसे हमने प्यारे दोस्तों डांसिंग गर्ल का नाम दिया था। क्या दिया था? डांसिंग गर्ल, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली है? तो याद रखेंगे ये मोहनजोदड़ो से मिली है। और वर्तमान में ये कहाँ पर पड़ता है? ये पाक में पड़ता है, अपने बच्चे के पास रहता है, ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। कालीबंगन में चूड़ियाँ मिली थी। लोथल एक बंदरगाह था। हड़प्पा पहली बार खोजा गया था, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि शुक्र अपने कक्ष के चारों, कह रहा है शुक्र अपने कक्ष के चारों ओर घूमता है। कैसे घूमता है भैया बताओ? शुक्र जो होता है, देखो हम बात करते हैं जो अपना सौर मंडल है उसके मैक्सिमम प्लेनेट की। अपने यहाँ पर सौर मंडल में 8 प्लेनेट है। 8 प्लेनेट में प्लेनेट यानी कि ग्रह, देखो यहाँ पर कितने ग्रह हैं भैया? सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो इनमें 6 ग्रह ऐसे हैं और 2 ग्रह ऐसे हैं। कैसे हैं भैया? तो 6 ग्रह ऐसे हैं जो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। 6 ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो कहाँ से घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, इस बात को याद रखेंगे। कहाँ से? पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। जबकि प्यारे दोस्तों 2 ग्रह ऐसे हैं, 2 ग्रह ऐसे हैं, याद रखेंगे, यहाँ पर जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। अब कौन कौन से हैं भैया? यहाँ पर 6 ग्रह की बात आती है तो 6 वो ग्रह कौन कौन से? तो याद रखना है, पहला आपका यहाँ से बुध, और यहाँ पर बुध के बाद पृथ्वी, मंगल, और इसके बाद बृहस्पति, शनि, और आपका क्या हो जाएगा? अरुण, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारे के सारे घूमते हैं पश्चिम से पूर्व। जबकि पूर्व से पश्चिम घूमने वाले में एक आपका वरुण आता है, वरुण के साथ साथ में कौन आता है? शुक्र आता है। तो हमसे पूछा है शुक्र कैसे घूमता है? भैया पूर्व से पश्चिम घूमता है। पूर्व से पश्चिम हमें विकल्प नंबर 3 में दिया है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 38 का सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? बताओ भैया, धर्मनिरपेक्ष जो राज्य होता है उसका अर्थ क्या होता है? देखो धर्मनिरपेक्ष की बात आती है तो ये याद रखना है आपका दोस्तों, ये होता है सभी धर्मों को समान रूप से देखना, जैसा कि अपने भारत में किया जाता है। भारत क्या है अपना? एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्ष राज्य से मतलब ये है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर किसी भी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है?
भारतीय अर्थव्यवस्था, देखो सबसे पहले तो हम जानते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। किसके बारे में? बहुत ब्रीफ में जानेंगे, बहुत जल्दी। भैया अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो अर्थव्यवस्था अपने देश को चलाने के लिए जो कुछ व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, अपने मॉडल भाषा की बात करें, एकदम देसी भाषा में जो देश को चलाने की व्यवस्थाएं होती है उसे अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, जहां पर धन की मैक्सिमम आवश्यकता होती है। ठीक है, याद रखेंगे, अर्थ का मतलब ही धन होता है भैया, और धन की व्यवस्था कह सकते हैं, देश को चलाने के लिए धन की आवश्यकता ही होगी। तो बेसिकली ये अपनी देसी भाषा थी। लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कहाँ पर होती है? 3 पार्ट में डिवाइड। 2 पार्ट इस तरह से और बीच में एक मिडिल पार्ट रहता है। एक होती है प्यारे दोस्तों पूंजीवादी। कौन सी होती है? पूंजीवादी, जिसे हम कैपिटलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटलिज्म। और दूसरी होती है समाजवादी। कैसी होती है? जिसे हम क्या कहते हैं? समाजवादी ही कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समाजवादी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं अपने जो सरकारी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। ठीक है, एक पूंजीवादी होती है, एक सार्वजनिक। ठीक है, ये मैक्सिमम आपको ऑप्शन नंबर 1 मिल जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं सार्वजनिक। क्या कह सकते हैं? सार्वजनिक। इस बात को याद रखेंगे। तो ये एक इस तरह की अर्थव्यवस्था होती है, एक पूंजीवादी, एक सार्वजनिक। लेकिन इन दोनों के बीच में एक अर्थव्यवस्था आती है जिसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे कि उदाहरण कैपिटलिज्म की बात आती है और सोशलिज्म की बात आती है। सोशलिज्म की बात आती है और इसके साथ साथ मिक्स की बात आती है। तो कैपिटलिज्म में सबसे अच्छा उदाहरण आपके सामने यूएसए है। यहाँ पर आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मिल जाएगी। जबकि सार्वजनिक अर्थव्यवस्था की बात आती है तो आपके सामने एक नाम आएगा रूस का। किसका? रूस का। इस बात को याद रखेंगे। अब जब मिश्रित की बात आती है तो प्यारे दोस्तों ये अपना प्यारा भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाता है। तो उसने सीधा पूछा है भारत में प्रयुक्त अर्थव्यवस्था प्रणाली कौन सी है? या मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, एक पूंजी, एक सार्वजनिक और एक मिश्रित। पूंजी के लिए हम यूएसए को उदाहरण ले सकते हैं, सार्वजनिक के लिए हम रूस को ले सकते हैं, और मिश्रित के लिए कैसे ले सकते हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे इंडिया को। अगले प्रश्न में आ जाओ। दोस्तों कह रहा है कि भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भैया एक आर्टिकल है, अनुच्छेद 155। क्या है? एक आर्टिकल है, ये अपने संविधान का ही आर्टिकल है, और इसमें लिखा है कि जो भारत के राज्य का जो राज्यपाल होगा इसकी नियुक्ति कौन करेगा? भैया राष्ट्रपति महोदय। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, माफी चाहेंगे, 155 में लिखा है भारत के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर 165 में, आई थिंक 165 में ही लिखा है, करेक्ट करके आप मुझे बताएंगे 165 है या फिर 164। यहाँ पर लिखा है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है डैश सबसे ऊंची चोटी है। भैया दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर पाई जाती है? ये प्यारे दोस्तों हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों ये किस देश में है? तो याद रखेंगे अपने पड़ोसी देश नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ पर है? नेपाल में है, हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। कंचनजंगा की बात करेंगे, ये कहाँ पर है? ये भैया सिक्किम में है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में है। किलीमंजारो कहाँ पर है भैया? किलीमंजारो आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पर है? याद रखेंगे अफ्रीका में। किलीमंजारो कहाँ पर है? अफ्रीका में है। ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा नंदा देवी भारत में है, उत्तराखंड में। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर बताइए। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 जिसमें बोला है योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? भैया अर्ध पद्मासन की स्थिति बोल रहा है तो याद रखेंगे आधा लिली। आधा लिली अर्ध पद्मासन कहलाता है अपने योग के प्रकारों में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और योग दिवस से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, योग दिवस कब मनाया जाता है? सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 2015 से पहली बार हमने यूएन में गए थे और 16 से पहली बार मनाया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, पूरे विश्व लेवल पर मनाया जाता है। अपने भारत की देन है योग दिवस। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, थोड़ा प्राउड करो। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों कह रहा है यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या है? भैया अधिकतम अवधि की बात करते हैं। यदि संसद अनुमोदन ना करे तो अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि है वो 6 महीने या 6 सप्ताह। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहा है वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द डैश से संबंधित है। मुझे बताओ कि जो पंचायतन शैली है ये वास्तुकला में किससे संबंधित है? भैया पंचायतन शैली अपने मंदिरों से संबंधित है, और ये अभी हाल में चर्चा में रही थी क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है। किसका? जो श्री राम का मंदिर है ये कौन सी शैली में है? सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा।
ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो ये पंचायतन शैली, पंचायतन शैली का मुख्य मतलब ये है कि जो मंदिर बनेंगे उनमें क्या होगा भैया, इन मंदिरों में जो आपके बनाए जाएंगे उसमें 5 स्तंभ, वो 5 आपके वो बनाए जाएंगे, क्या बोल सकते हैं, मीनारे टाइप की, ऊपर जो होते हैं 5 उनके क्या बोलते हैं यार, उनको नाम नहीं आ रहा है, ये इस तरह के मंडप, ठीक है, 5 मंडप बनते हैं इस पंचायतन शैली में, इस बात को याद रखेंगे। ये मंदिरों से संबंधित है। और भारत में 2 शैलियां चलती हैं, एक चलती है प्यारे दोस्तों द्रविड़ शैली, कौन सी, द्रविड़ शैली चलती है, और एक चलती है आपकी नागर शैली। ये 2 शैलियां चलती हैं, ये आपके नॉर्दर्न इंडिया में मिलेगी, और ये दोस्तों द्रविड़ आपकी सदर्न इंडिया में मिलेगी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और नागर शैली का ही हिस्सा है पंचायतन शैली, इस बात को भी याद रख लेंगे। तो ये किससे संबंधित है, मंदिर से संबंधित है। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है इनमें से कौन सी फर्म सॉरी, कह रहा है इनमें से कौन सी फर्म आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी है। प्यारे दोस्तों जिम्नास्टिक की बात आती है तो ये आपका विश्व चैलेंज कप, प्यारे दोस्तों विश्व चैलेंज कप, जिसमें 2018 में भारत की एक जिम्नास्टिक ने क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। आप इनका नाम बता सकते हैं, बहुत ही चर्चित जिम्नास्टिक रही है, क्या नाम है इनका, जिन्होंने आपके विश्व चैलेंज कप में क्या जीता था, स्वर्ण पदक। तो भाई आप ना बताओ, मैं ही बता देता हूं, इनका नाम है दीपा कर्माकर। क्या नाम है, दीपा कर्माकर। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है राज्य परिषद को डैश भी कहा जाता है। भैया राज्य परिषद अर्थात राज्यों की परिषद, बस खत्म बात। ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। भाई क्वेश्चन कहां से लाएगा, कुछ आसान बनाएगा, कुछ टफ बनाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डैश कहा जाता है। एक जो मुद्रा होती है उसकी तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है भैया, इसको कहा जाता है विदेशी मुद्रा विनिमय दर। क्या कहा जाता है, विदेशी मुद्रा विनिमय दर इसको कहा जाता है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। इनमें से बताओ राइडर शब्द किससे जुड़ा हुआ है। भाई देखो यहाँ पर मिस टाइपिंग हुई है, यहाँ पर ऐसे ऐसे लिखा था रेडर, ठीक है, क्या लिखा था, इस तरह से लिखा था रेडर, ठीक है। रेडर का मतलब क्या है, इस तरह से। अपन हिंदी में इस तरह, अरे यार एक मिनट, अपन हिंदी में ऐसे लिखते हैं रेडर। रेडर किससे संबंधित है, आपने देखा होगा भैया प्रदीप नरवाल को। किससे संबंधित है भैया, रेडर कबड्डी से संबंधित है। इसके अलावा कई नाम आप और बता सकते हैं, जैसे एक जमाने में अनूप भी खेला करते थे, वो वही रेडर थे, ठीक है। तो कबड्डी से संबंधित शब्द है रेडर, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है दोस्तों खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर डैश भगवान को समर्पित है। भैया महादेव का नाम आया है तो भैया शंकर जी को समर्पित होगा। किसको होगा, कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि खजुराहो मंदिरों का ही हिस्सा है। और दोस्तों इसको बनवाया था किसने, तो दोस्तों याद रखेंगे विद्याधर ने। किसने बनवाया था, विद्याधर नामक एक शासक था, जो कि चंदेल शासक था, विद्याधर ने इसको बनवाया था कंदरिया महादेव मंदिर को, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और हमने अभी पीछे ही क्वेश्चन में पढ़ा है कि खजुराहो के जितने भी मंदिर हैं वो किसने बनाए हैं, चंदेल शासकों ने बनाए हैं। तो उन्हीं में जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो विद्याधर ने बनवाया है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का वित्तीय सहायता डैश द्वारा नियंत्रित होती है। बताओ जो वित्तीय सहायता होती है उसे कौन नियंत्रित करता है, उसे करता है प्यारे दोस्तों आरबीआई। कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी ये आपकी 1934 के एक्ट से हुई थी। किससे, 1934 का एक्ट था, और ये हिल्टन यंग एक्ट था। लिख लेंगे आप लोग, कौन था, हिल्टन यंग एक्ट से इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, तो 1 अप्रैल, ठीक है, याद रखेंगे कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। इसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण होता है, कब होता है, तो 1 जनवरी को इसको भारत की नेशनल बैंक बना दिया जाता है, 1 जनवरी 1949 को। चूंकि पाकिस्तान अलग हो चुका था, पहले भारत पाकिस्तान दोनों की एक ही बैंक थी आरबीआई, लेकिन 1949 में आरबीआई अपनी हो चुकी थी, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इस बात को भी याद रखेंगे। वर्तमान में इसके 25वें गवर्नर भी हैं, ये भी याद रख लो भैया, 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन है, याद रख लेंगे भैया, शक्तिकांत दास, ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से दिलो दिमाग में बसा लेंगे। चलिए तो फिलहाल अब शुरू करते हैं हम लोग रीजनिंग। आप लोग एक बार पानी पी लीजिए, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, यदि आपको देरी हुई है तो जल्दी से कर लीजिए जो भी करना है। अब हम रीजनिंग को शुरू कर रहे हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 51 का उत्तर बताइए। कह रहा दिए गए आंकड़े में कितने वर्ग स्थित है। प्यारे दोस्तों वर्ग के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई है, क्योंकि आरपीएफ ने पिछले कुछ एग्जाम जो हुए हैं 19 वाले जितने भी पेपर हुए हैं सभी में उसने केवल वर्ग गिनने को पूछा है। तो मैं वर्ग में आपकी मजबूत पकड़ करवा दूंगा, अच्छे से याद रखेंगे। जब भी एक ऐसी आकृति आई तो कितने वर्ग हैं, आप कहोगे 1 वर्ग है, लेकिन भाई इसमें लगेंगे 20 से 1 प्लस, क्या लगेंगे, 1 प्लस लगेंगे। तो अब बताओ कितने वर्ग हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 और 4 और सबसे बड़ा वाला क्या हो जाएगा 5, खत्म बात।
भैया इसमें कितने वर्ग हैं, तो आप सीधा कह सकते हो कि कितने हैं, 5 है। तो ऐसी आकृति कहीं पर दिखाई दे रही है, मुझे बताओ। तो कहोगे प्यारे दोस्तों पहली आकृति तो ये है, और दूसरी अगर आकृति की बात करते हैं तो यहाँ से नीचे अलग से ये आई है, और इनमें क्या लगा हुआ है भैया, प्लस भी लगा हुआ है। तो 5 तो हम यहाँ से कह सकते हैं, ठीक है, और 5 हम यहाँ से कह सकते हैं। लेकिन गलती ये हो जाएगी अगर आप इन बीच वालों 2 को छोड़ देंगे। ये 2 छोटू छोटू से और हैं, तो 5 5 10 और 2 12, 5 5 10 2 12 इसका सही उत्तर है। इस बात को याद रखेंगे, जो कि हमें दिया है विकल्प नंबर 4 में। विकल्प नंबर 4 इसका सटीक जवाब होगा। अगले प्रश्न में आ जाओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है श्रृंखला में निम्नलिखित संख्याओं को पहचानें, यानी कि अगली संख्या बतानी है। तो गौर से देखो, पहले 3 है, फिर 7 है, फिर 19 है, 55 है और 163। तो इसमें किया क्या जा रहा है, इसमें क्या किया जा रहा है, देखो 3 7 इसके बाद में 19, 19 के बाद में 55, 55 के बाद में 163 और 163 के बाद में एक क्वेश्चन मार्क, जो कि हमारा नंबर लाएगा, कौन सा नंबर होगा। तो अब गौर से देखो, यहाँ पे जो हो रहा है वो भैया कुछ इस तरीके का लॉजिक है। गुणा करेंगे 3, माइनस करेंगे 2, 3 त्रिका 9 में से 2 जाएगा 7। तो दोस्तों यहाँ से 7 गुणा 3 7 तिया 21 में से 2 जाएगा 19। यहाँ पर 19 तिया 57, 57 में से 2 जाएगा 55, 55 तिया होता है भैया 165। क्या होता है, 55 गुणा 3 करते हैं 165 होता है, 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 163। अब दोस्तों 163 गुणा 3 करेंगे, 163 गुणा 3 करेंगे तो ये होता है भैया 489। कितना होता है, 489। लेकिन इसमें से 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 487, 487 बचेगा। और 487 हमें विकल्प नंबर 2 में दिया है। विकल्प नंबर 2 हमारा एकदम सही जवाब होगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 53 में कहा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए प्रश्न छवि के उचित प्रतिबिंब को चुनें। भैया यहाँ पर मॉडल नाम की एक छवि दे रखी है, इसको हमें चुनना है। तो चलिए हम चुन लेते हैं। भैया चुनने में कितनी देर होती है, देखो एम जो है वो सीधा बना है, इसके पैर ऊपर होने चाहिए, उल्टा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से पहला एम तो यहाँ पे ऐसा आएगा, ओ रहेगा, और डी जो है वो डी रहेगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। ई रहेगा, लेकिन एल हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो दोस्तों याद रखेंगे ओ डी ई सेम होना चाहिए, ओ डी ई सेम होना चाहिए। तो ओ डी ई पहले वाले में सेम है, छोड़ दो। लेकिन ये तो उल्टा नहीं है एम, इसको छोड़ो। ये एल यहाँ से शुरुआत कर रहा है, ये उल्टा नहीं है एम। तो दोस्तों अब यहाँ से कह सकते हो आप विकल्प नंबर 3 को, विकल्प नंबर 3 एज इट इज आपका उत्तर बनेगा। दोस्तों इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में आओ दोस्तों। कह रहा है पहले जोड़े के तर्क का ध्यान रखते हुए, पहले जोड़े के तर्क को ध्यान रखते हुए एक विकल्प चुनें जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक ही तर्क हो। चलिए देखो, यहां पर लिखा गया है शेर। क्या लिखा है, शेर। शेर का संबंध किससे बनाया है, डैन से। और डैन का मतलब मैं बता देता हूं, ये होता है गुफा, या फिर कह सकते हैं मांद। इसके अलावा अब हमें बताना है मधुमक्खी के बारे में। किसके बारे में भैया, मधुमक्खी के बारे में बताना है। तो आप सभी नहीं बता पाओगे। अगर शेर डैन में रहता है तो मधुमक्खी कहाँ पे रहती है भाई साहब, छत्ता में रहती है। छत्ता में रहेगी तो विकल्प नंबर 2 सही है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ दोस्तों। कह रहा है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, फेस के प्रत्येक पृष्ठ पर ABCDE और F अक्षर में छपा है। ए चरित्र के खिलाफ साइड में पेज क्या होगा। प्यारे दोस्तों ए का अपोजिट बताना है। ये रहा ए, इसका अपोजिट क्या होगा। लेकिन उससे पहले देखो, ये जो दो पासे की आकृतियां हैं इसमें कोई ना कोई लेटर समान होगा, और वो लेटर समान है आपका बी यहाँ भी और बी यहाँ भी। तो हम क्या करेंगे, सिंबॉलिक रूप से बी को बी के अपोजिट रखेंगे और पासे को घुमा देंगे। तो अगर यहाँ से घुमाएंगे तो क्या आएगा ए, और इसके बाद यहाँ से घुमाएंगे तो क्या आएगा एफ, ठीक है। और आगे यहाँ पे घुमाओगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और यहाँ से घुमा दोगे तो आपका ई आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों हमसे पूछा था ए के विपरीत, ए के खिलाफ क्या होगा, एफ होगा। और एफ होगा तो विकल्प नंबर 1 में सही उत्तर दिया है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि कुछ जेट कथन निष्कर्ष से संबंधित है। सीधा हम पढ़ने लगे तो कह रहा है कुछ जेट ट्रफ हैं। तो मैं क्या करता हूँ प्यारे दोस्तों, कुछ जेट को ट्रफ बना देता हूँ। J4 जेट का जो पार्ट है वो कुछ पार्ट आपका क्या हो जाएगा, T4 ट्रफ हो जाएगा। ये T4 ट्रफ हो गया। आगे कह रहा है ट्रैक्शन रैक नहीं है। क्या कह रहा है, ट्रैक्शन रैक नहीं है। तो हम अलग से बनाएंगे इसके लिए अलग से बनाएंगे। ये अलग से बनेगा TR। ट्रैक्शन क्या नहीं है, याद रखेंगे, इनकी लड़ाई करवानी पड़ेगी किससे, रैक से। तो ये रैक नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर रैक लिख देंगे। अब कह रहा है कुछ कैब जेट हैं। कुछ कैब का कुछ पार्ट किस में आ रहा है, जेट में आ रहा है। तो यहाँ पर जेट का कुछ पार्ट किस में बना देंगे, कैब में बना देंगे। इस बात को याद रखेंगे इस तरह से। अब निष्कर्ष को देखते हैं। पहला निष्कर्ष कहाँ पर है, कह रहा है कुछ कैब ट्रम्प हैं।
क्या भैया कैब का टर्म से कोई संबंध है? दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, पहला गलत है। कह रहा है कुछ टीट्स जेट है, भैया टीट्स आया ही नहीं है। बताओ, टीट्स नाम का लेटर कथन में आया ही नहीं, तो ये तो बकवास बात है। अलग से लेटर दे रहे हो फिर पूछ रहे हो हमसे, गलत है। कह रहा है सभी जेट कैब है, क्या सभी J4 जेट K4 कैब में आ रहे हैं? भाई बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए, मुझे कुछ नहीं पता है, और नहीं पता है तो ये गलत है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो जब मैंने ये आरेख बनाए हैं इस आधार पर पता नहीं है, वरना आप सोचो सर कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता है। भाई आरेख के आधार पर हमारा सभी जेट कैब नहीं हो रहा, तो मैंने कहा गलत है, खत्म बात। और इस आधार पर तीनों गलत हो गए, तो कहेंगे कि कोई भी तर्क संगत नहीं है, कोई भी तर्क आधारित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 57। इस प्रश्न का सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे। कह रहा है पहले जोड़े के तर्क को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प चुने जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक ही तर्क हो। देखो मेरी बात को समझो, जो भ्रूण का अध्ययन होता है भ्रूण विज्ञान के अंदर होता है, मौसम का अध्ययन होता है मौसम विज्ञान के अंदर, खत्म बात। ठीक है, भ्रूण मतलब एक बच्चे की बात कर रहे हैं जो शिशुअवस्था में होता है, शैशवावस्था में। एक बच्चा जो गर्भ में पल रहा होता है उसे भ्रूण कहा जाता है, और उसका जब अध्ययन किया जाता है तो भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत। उसी प्रकार जब हम मौसम का अध्ययन करते हैं तो ये मौसम विज्ञान के अंतर्गत आता है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में इसका उत्तर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है निम्नलिखित में से 5 में से 4 विकल्प एक निश्चित तरीके से समानता है, एक अलग है, अलग की पहचान कीजिए। बताओ इन 5 विकल्पों में से अलग कौन सा है? मेज कुर्सी कार और खाट, मेज कुर्सी कार खाट, इसमें बताओ क्या होगा विषम? तो आप कहोगे सर कार हो जाएगा, कार एक इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक के अलावा हम कह सकते हैं सर इलेक्ट्रिक नहीं है तो ये भाई वाहन है। क्या है? कार एक वाहन है। जबकि अन्य मेज को देख लें, कुर्सी को देख लें, फर्नीचर को देख लें, सॉरी मेज कुर्सी मेज और खाट इन सभी को देख लें, ये क्या है भैया? ये सभी के सभी फर्नीचर में आते हैं। किस में आते हैं? फर्नीचर में आते हैं, इस बात को याद रखेंगे। जबकि कार क्या है? वाहन है। क्वेश्चन नंबर 59 दोस्तों कह रहा है कि एक विशेष कोड भाषा में टोमेटो को ये लिखा जाता है, तो सिट्रिक का कोड क्या होगा? चलिए देखते हैं। यहां पर है TOM, उसके बाद में A, उसके बाद T, फिर O। इसको लिखा क्या गया है? तो लिखा गया है Z, उसके बाद में U, इसके बाद में S, S के बाद में G, G के बाद में क्या है? Z, Z के बाद में क्या है? U। इस तरह से देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो स्थानीय मान 20 पर होता है T, 15 पर होता है O, 13 पर होता है M, A होता है 1 पर, T होता है 20 यानी 20 पर, और O होता है 15 पर। इसको क्या लिखा है? 26 पर ये होता है, 21 पर आपका U आता है, और दोस्तों S होता है 19 पर, G होता है हमारा 7 पर, J होता है फिर से 26 पर, और U होता है 21 पर। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो पहली बार में 20 6 26, 15 6 21, 13 6 19, 1 6 7, 20 6 26 और 15 6 21। तो आप कहोगे कि सर हर बार में 6 जुड़ रहा है। क्या कर रहा है? हर बार में 6। तो हम सिट्रिक में भी यही लॉजिक लगा देंगे। किसमें? सिट्रिक में। तो यहाँ पर C और I, उसके बाद में T, फिर R, फिर I और C। तो शुरुआत और लास्ट देख लो सेम लेटर से होनी चाहिए। C मतलब 3 पर होता है, 6 जोड़ेगा 9, अर्थात I आना चाहिए, और लास्ट में भी I आना चाहिए। दोनों जगह I आएगा तो भैया एक ही विकल्प है जहां दोनों जगह I आ रहा है, उस विकल्प का नाम है ऑप्शन नंबर A। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए आप लोग 60 कह रहा है दी गई श्रृंखला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिया गया है। यहाँ पर सीरीज दे रखी है, एक क्रम के रूप में ये आकृतियां आगे बढ़ रही हैं और इसी क्रम को हमें कंटिन्यू करना है। तो भैया अगली आकृति ज्ञात करनी है, तो अगली आकृति के लिए एक बॉक्स आना चाहिए। अगली आकृति आएगी तो भैया ऑब्वियसली बात है कि बॉक्स आएगा सर। और इसके अलावा अब इसके अलावा आप नंबरों को पकड़ लो। किसको पकड़ लो? नंबरों को या फिर अक्षरों को। तो सबसे पहले एट द रेट इस कॉर्नर में है, ये कॉर्नर से उठा और मिडिल में पहुंच गया। कहां पर? कॉर्नर से उठा और मिडिल में पहुंचा, तो देखो मिडिल में आ गया। अब ये मिडिल से उठा अगले कॉर्नर में पहुंचा, और अगले कॉर्नर से फिर मिडिल में आएगा, और इस मिडिल से इस कॉर्नर में आएगा। अब इस कॉर्नर से इस मिडिल में आना चाहिए, अर्थात जो एट द रेट होगा वो यहाँ पर होगा। खत्म बात। एट द रेट अगर यहाँ पर होगा तो पहला, दूसरा और चौथा ये सारे गलत हैं। उत्तर आ जाएगा विकल्प नंबर 3। इसके अलावा भैया कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें एट द रेट यहाँ पर हो। खत्म बात। इसके अलावा अब जेड को देख लेते हैं। तो जेड की जब बारी आई है तो जेड अभी मिडिल में है, मिडिल के बाद कॉर्नर में आया, कॉर्नर के बाद फिर मिडिल में गया, अब फिर इस कॉर्नर में आएगा, इसके बाद फिर मिडिल में जाएगा, फिर कॉर्नर में आएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर कॉर्नर में आएगा तो ये जेड यहाँ पे कॉर्नर में आ गया। खत्म बात। वो इस तरह से हो जाएगा हम लोगों का विकल्प नंबर 3। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों में कितने आर्कियन त्रिकोण बनाए जा सकते हैं। त्रिकोण का सीधा सा मतलब किससे है? ट्राइंगल से। बताओ ऐसी आकृति में कितने ट्राइंगल बना सकते हो? जल्दी से बता दो प्यारे दोस्तों। तो देखो मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ।
ट्राइंगल के लिए एक शर्त होती है। यहाँ पर देखो कुछ ऐसी आकृति मिल रही है, अर्थात शर्त यह है कि जब भी ऐसी आकृति आए और नंबर देना है आपको, दोनों नंबर जोड़ देने हैं। 1 + 2 = 3। ऐसी आकृति में कितने त्रिभुज हैं भैया? आप कहोगे सर 3 है। ये मैंने कई बार बताया है, और जो पहली बार विद्यार्थी आए वो समझे। भाई देखो, एक तो ये वाला त्रिभुज रहेगा 1 नंबर, और दूसरा 2 नंबर का रहेगा, और दोनों से जब मिलकर के बनेगा वो तीसरे नंबर का बनेगा। खत्म बात। तो आप कहोगे ऐसी आकृति जब भी आती है, एक शीर्ष दिया हो ऊपर और एक ही आधार हो, उसमें बीच में लंब डल रहा हो, तो हम यहाँ पर देंगे नंबर, और नंबर देते हुए इनको जोड़ देंगे। तो हमने कहा ठीक है जोड़ दो भैया। यही कंडीशन तो यहाँ भी लग रही है, शीर्ष एक ही है, आधार एक ही है, तो नंबर दे दो 1 2, दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए? 3। इसके अलावा अभी कुछ ट्राइंगल और छूटेंगे जो हम आपको एक एक करके काउंट करवाएंगे। देखो पहला ट्राइंगल तो यहाँ से छूट रहा है, ये वाला, तो ये हो गया चौथे नंबर का, यहाँ पे ये 5वें नंबर का, और ये हो गया हमारा 6वें नंबर का। और टोटल जो ट्राइंगलों की संख्या है यहाँ पर 6 ही है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, देखो 5वें नंबर का पूरा मैं कंप्लीट करके बता देता हूँ, और 6 नंबर का भी। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। 61 का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, 6 ट्राइंगल स्थित हैं। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है दोस्तों, मैं अपनी पत्नी की बहन का पिता हूँ। ओ तेरी, ये क्या कह रहा है? कह रहा है मैं क्या कह रहा है? मैं अपनी पत्नी, अर्थात पत्नी यहाँ पे आएगी, की बहन यहाँ पे आएगी, का पिता हूँ। नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, सवाल ही गलत है भाई, सवाल गलत है, इस बात को याद रखेंगे। मैं अपनी पत्नी की बहन का पिता कैसे हो सकता हूँ भैया? मैं अपनी पत्नी की बहन का पिता, गौर से समझो, नहीं हो सकता, सवाल गलत है, इस बात को याद रखेंगे। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं, और 19 के पेपर में ये पूछा भी गया है। चलिए अगले प्रश्न में आज। चलिए अब हम यहाँ से करेंगे गणित की शुरुआत, और बहुत ही धमाकेदार तरीके से जानेंगे, रेशियो मेथड से और बेसिक मेथड से। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। गणित की शुरुआत होने वाली है, तो पेटियां कस लीजिए, पानी वानी पी के आओ जल्दी से। बताइए प्यारे दोस्तों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 63 का उत्तर। और पेन कापी हाथ में होना चाहिए। अभी तक तो रीजनिंग था और जीके जीएस था, तो आप देख सकते थे, लेकिन मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा अगर पेन कापी हाथ में नहीं है। देखो गौर से समझो, ये आपका एक क्वेश्चन है, कह रहा है 15% प्रति वर्ष रुपए में की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18,000 रुपए की राशि 2 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त राशि क्या होगी। अर्थात हमें यहाँ पर अमाउंट ज्ञात करना है, 2 वर्ष की अवधि के लिए जो प्राप्त राशि है वो ज्ञात करनी है, अमाउंट ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ पर आर दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, गौर से समझेंगे। सबसे पहले आर परसेंटेज दे रखा है, कितना है, 15% है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा हमें दोस्तों टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है, टाइम 1 मिनट टाइम दे रखा है। टाइम कितना दिया है भैया, 2 वर्ष दिया है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा हमें दे रखा है पी का मतलब क्या है, मूलधन दे रखा है। मूलधन कितना है भैया, 18,000 है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ज्ञात क्या करना है, अमाउंट ज्ञात करना है। 2 वर्ष बाद अगर 15% वार्षिक ब्याज की दर लग रही है तो अमाउंट क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे। किसका, रेशियो मेथड का। एक तरफ हम लिखेंगे यहाँ पर आपका क्या हुआ, मूलधन, यानी कि क्या होता है आपका, इसको क्या बोलते हैं, P4। अरे यार मैं भूल गया है, अभी जस्ट बताया था आप लोगों का, क्या होता है यार। ये आपका दे रखा है कुल धनराशि, आप सीधे समझ लो, P आपकी कुल धनराशि है, और A4 अमाउंट, यानी कि जो हमारा ब्याज मिलने के बाद प्राप्त होगा। इस बात को याद रखेंगे। तो इसके लिए भैया एक बात याद रखो, बात क्या है, सबसे पहले तो आपको ऐसे प्रश्न में अगर रेशियो मेथड से कर रहे हैं तो इस परसेंटेज की वैल्यू याद होनी चाहिए। परसेंटेज की वैल्यू याद करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। ये जैसे 15% लिखा हुआ है, परसेंटेज का सीधा सा मतलब है 1/100। 1/100 यानी 15/100। परसेंटेज हटी, नीचे 100 सटी, कई टीचर्स ने आपको बताया होगा। अब 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, और 5 से आगे काटोगे तो 20, तो 15% का जो मान आएगा वो 3/20 आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 साल के लिए, 1 साल के लिए ब्याज मिलेगा। नीचे वाला हमेशा होता है मूलधन, क्या होता है, मूलधन। देखो पी से क्या होगा, मूलधन होगा, अभी याद नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है। तो अगर पहले साल हमारे पास मूलधन 20 है तो कितना ब्याज मिलेगा, ऊपर वाला ब्याज होता है। तो ब्याज मिलकर के कितना हो जाएगा टोटल, पहले साल 23 हो जाएगा। और सेकंड साल में भी यही कंडीशन होगी। अगर पहले साल भी हमें 15% की दर से मिला है तो दूसरी साल भी मिलेगा 15% की दर से। और दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपका 20 यहाँ से हो जाएगा, 20 आपका 23 हो जाएगा अगली साल भी। और 2 साल की ही बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। और मल्टीप्लाई आप लोग करोगे तो ये 400 हो जाएगा, कितना, 400।
और दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा 23 का 529, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। 20 का 400, 23 का 529, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों अब देखो यहाँ पर 400 का जो मान है यही तो हमारा पी था, और पी हमें सवाल में कितना दे रखा है 18,000। तो आप सीधा कह सकते हो 400 का मान कितना है 18,000 है। तो हम ऐसे करके लिख दें। यहाँ पर देखो, एक मिनट, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, एक लाइन को, ये बीच में इस लाइन को मिटा देता हूँ, और फिर यहाँ से आपको इतनी छोटी सी जगह में बताता हूँ। देखो 400 का जो मान है वो कितना है 18,000 है, ठीक है, 18,000। अब यहाँ से हम काट लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए, तो 4 का मान कितना हुआ भैया 180 हुआ, खत्म बात। और 1 का मान निकालने जाओगे, 1 का मान हो जाएगा 45, ठीक है। अगर 1 का मान 45 है तो जब आप 500 यहाँ पर 29 का मान निकालोगे और आप गुणा कर दोगे इसमें, ठीक है, 529 में गुणा कर दोगे 45 का, तो आपके पास जो अमाउंट निकल के आएगा 5 नमा 45, यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, सभी में है। फिर क्या होगा, कितना हो जाएगा, जीरो सभी में है यार, यूनिट डिजिट से तो होगा नहीं। तो ये आप याद रख लोगे, सीधा मैंने कैलकुलेट कर लिया है कैलकुलेटर से। इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 23,805, ठीक है। 529 का जब आप लोग गुणा करोगे 45 में तो ये कितना आएगा 23,805 आपका अमाउंट हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। तो वही अमाउंट निकालना था, कितना हो जाएगा 23,000 और आपका 805, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न को देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके पास 64 है। कह रहा है एक धातु के टुकड़े की कीमत 115 से बढ़कर 138 हो गई, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए परसेंटेज में। देखो मेरी बात को समझो, ये वही कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है, जो अभी पीछे करके आए हैं। यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास कोई पहले धातु का टुकड़ा था, उसकी जो कीमत थी वो कीमत कितनी थी, ये जो कीमत थी प्यारे दोस्तों ये कितनी थी 115 थी, और बढ़कर के कितनी हो गई, बढ़कर के कीमत कितनी हो गई, आप कहोगे बढ़कर के जो कीमत हुई है वो सर 138 हुई है। तो मुझे ये बताओ यहाँ पर ब्याज कितना बढ़ा है, ब्याज कितना मिला, कितना ब्याज मिला। तो आप कहोगे यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा वो 23, 15, 38 होता है, तो 200 कितना मिल जाएगा 23 ब्याज मिल जाएगा। लेकिन ब्याज मिला किस पर है भैया, मूलधन पर ही तो मिलता है ब्याज, जो पहले कीमत होगी उसी पर तो मिलेगा। आप कहोगे हाँ 115 पर मिला है ब्याज। अरे भैया अब कितना परसेंटेज मिला है, खत्म काम, बस इतना ही करना है। तो 23 पंचे 115, 5 से काटोगे यहाँ पर 20 बार में, ठीक है, 20% आपका एकदम सही जवाब होगा। तो आपसे अगर पूछेगा कि अगर जो टुकड़ा था धातु का 115 का था 138 हो गया, कितना परसेंट बढ़ा भैया, तो बताओगे 20%, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो मुझे भी पहले मैथ से बहुत डर लगता था, लेकिन कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको भी आता चला जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 65 दोस्तों, यह आपका नंबर सिस्टम से संबंधित है। कह रहा है कि जब 45,342 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या है। ये मैंने अपने मन से कोई प्रश्न नहीं बनाया है, आपका जो आरपीएफ का पेपर हुआ था 2019 में वही क्वेश्चन, वो मॉडल पेपर है आपके सामने, ठीक है। तो कह रहा है कि जब आपका 45,342, सबसे पहले तो ये देखो 45, उसके बाद में 342, इसको हम किससे विभाजित कर रहे हैं 9 से, तो शेषफल क्या होगा हमें ये ज्ञात करना है। लेकिन भाई अगर आप विभाजित करने चले जाओगे तो आपके 30 से 40 सेकंड लग जाएंगे, कितना 40 सेकंड का समय तो लग ही जाएगा। लेकिन उसके लिए नंबर सिस्टम जब पढ़ा जाता है तो उसमें एक रूल होता है 9 की विभाजिता का नियम। क्या होता है 9 की विभाजिता का नियम। 9 के विभाजिता का नियम कहता है कि यदि अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वो संख्या पूरी की तरह 9 से विभाजित हो जाएगी। तो देखो क्या अंकों का योग कटेगा, 2, 4, 6, 3, 9, 5, 14, 4, 18। प्यारे दोस्तों अंकों का योग आएगा 18 और वो 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ पर शेष क्या होगा भैया, कुछ शेष नहीं बचेगा, अर्थात जीरो शेष होगा। क्या होगा, जीरो शेष होगा। और जीरो शेष विकल्प नंबर 3 में दिया है, विकल्प नंबर 3 हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 65 में आइए। क्वेश्चन नंबर 65 एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कह रहा है कि एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और इरेजर का जो अनुपात है, कह रहा है कि पेन, पेंसिल और इरेजर की जो संख्या का अनुपात है वो 3:2:1 के अनुपात में है। यदि पेन, पेंसिल और इरेजर की कीमत 3, 2 और 2 है तो बॉक्स की लागत 90 रुपये है। बॉक्स में पेन की संख्या क्या होगी। प्यारे दोस्तों मेरी बात को समझो, यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है आप लोगों का सिक्के वाले प्रश्नों का। आपने अगर पढ़ा होगा 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का या 20 पैसे का सिक्का, ऐसे सिक्के वाला एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, किसमें, रेशियो और प्रपोर्शन में। तो वहीं पर इससे हम लगाते हैं। तो दोस्तों गौर से समझो, सबसे पहले तो हमारे पास पेन है। क्या है, सबसे पहले पेन है। पेन के बाद फिर क्या है भाई, आप कहोगे सर फिर हमारे पास पेंसिल है। इसके बाद में क्या है, इरेजर है, ठीक है, इरेजर है, इस बात को याद रखेंगे।
तो पहली बार में पेन, दूसरी बार में पेंसिल और इरेजर। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको याद रखना है, सबसे पहले क्या याद रखना है, इनकी एक कंसेप्ट होता है कि जो आपका मूल होता है, मूल के साथ में जब हम संख्या का गुणा करते हैं, किसका, संख्या का, तो हमारे पास कीमत निकल के आती है। क्या निकल के आती है, टोटल कीमत निकल के आती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो कह रहा है कि अगर हम मूल्य कितने मूल्य के हैं और उसका गुणा उसकी संख्या में कर दें तो हमारे पास कीमत निकल के आती है। तो कंसेप्ट ये है कि जो मूल्य है, इसकी जो मूल्य है, कह रहा है कि पेन, पेंसिल और इरेज की कीमतें, कीमत का मतलब क्या है, मूल्य से संबंधित। तो दोस्तों याद रखेंगे, अरे कीमत नहीं आती है, लागत आती है यार, मैंने यहाँ पर कीमत लिख दिया, यहाँ पर कुल लागत आती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, यहाँ पर क्या आती है, कुल लागत आती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो मूल संख्या का गुणा करते हैं तो क्या आती है, लागत आती है। तो मूल्य कितना दे रखा है, मूल्य जो दे रखा है यानी कि कीमत कितनी दे रखी है, 3 2 2 के अनुपात में। इसकी जो कीमत है, पहले 3 है, फिर 2 है हमारे पास, कितनी 2, और इसके बाद में 2, और इनकी जो संख्या का अनुपात, एक बॉक्स में पेन पेंसिल का, इरेजर का जो अनुपात है वो किसके अनुपात में है, संख्या, वो आपकी 3 2 और 1 के अनुपात में है। तो दोस्तों जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, लागत निकल के आएगी। अर्थात यहाँ पर आपके पास 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो इनकी क्या निकल आएगी, लागत निकल आएगी। तो 9 4 13 2 15। तो आप सीधा यहाँ पर कह सकते हैं कि 15 का जो मान है वो सवाल में दिया है 90। क्या दिया है, 15 का मान सवाल में 90 दिया है। और दोस्तों 1 का मान क्या होगा, मुझे बताओ, 1 का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे 6, 15 छक्के 90, खत्म कब। और कह रहे बॉक्स में पेन की संख्या क्या होगी, तो पेन की संख्या हमारी भाषा में कितनी है, 3 है, और 1 का मान कितना है, 6, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 6 गुणा 3, 1 का मान 6 तो 6 गुणा 3 अर्थात 18। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि विकल्प नंबर 4, पेन की जो संख्या आएगी बॉक्स में वो 18 हो जाएगी। अगर यहीं पर पेंसिल की संख्या पूछ ले तो पेंसिल की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 6 है तो 2 12 है। इरेजर की संख्या कितनी है, 1 6 है तो 6 है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए। देखो इसको देख करके आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्वेश्चन केवल देखना है, उत्तर आ जाएगा। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए वर्षों में किस जोड़े में पात्र उम्मीदवारों के प्रतिशत में कम प्रतिशत अंतर रहा है। एक तरफ देखो ये आपको नीचे प्रतिशत अंतर दे रखा है और ये संख्याएं हैं, ये हमारे पास वर्ष दे रखा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा कर देते हैं, एग्जैक्टली कर देते हैं। तो ये क्या लिखा है, ये हमारे पास वर्ष दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका परसेंटेज दिया गया है और कह रहा है कि सबसे कम प्रतिशत अंतर किन 2 वर्षों के बीच में रहा है। नीचे दिए गए वर्षों के किस जोड़े में पात्र उम्मीदवारों के प्रतिशत में सबसे कम अंतर रहा है। तो अगर 2001 और 2002 में देखें तो कितने का अंतर है भाई, तो आप यहाँ से पाओगे भैया, यहाँ पर अंतर 14 का है। यहाँ पे देखो 2002 और 3 के बीच में कितने का अंतर है, तो आप यहाँ से पाओगे कि अंतर सर 11 का है। कितने का, 11 का। और 2003-4 में कितने का है, 59 61 अर्थात एक ही का ही है। और यहाँ पे देखो कितने का है, यहाँ पे 20 का अंतर है। और यहाँ पे कितने का भैया, तो यहाँ से पाओगे आप लोग 38 का। तो मुझे ये बताओ कि सबसे कम अंतर कहाँ पर रहा है, सबसे कम अंतर कौन में रहा है, 59 और 60 के बीच में। 59 60 कौन कौन से वर्ष के बीच में है, 2003 और 2004 के बीच में। तो उत्तर खत्म, इतना ही सा उत्तर था मेरे भाई, इतना सा ही उत्तर था, केवल देखना था। बहुत सारे विद्यार्थी इसको छोड़ के चले जाते हैं। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, 2003 और 4 ऐसा समय था जब इनके प्रतिशत में सबसे कम प्रतिशत अंतर था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहा है हल कीजिए। भैया सरलीकरण का प्रश्न है। क्या बोला है, सबसे पहले यहाँ पर देखो लिखा है 23 गुणा में है 552, कितना है 552, डिवाइड लगा हुआ है 24 से और यहाँ पर प्लस में लिखा गया है 23। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद नीचे भी आपका 552 है, कितना 552, डिवाइड में लगा हुआ है 23 और माइनस में है 1। तो दोस्तों इसके लिए हम लगाते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास लगाएंगे तो कैसे करेंगे, 24 से यहाँ पे भाग लगाएंगे, 24 दूनी 48, 7 बचेगा, 24 तिया 72। ठीक है, 23 बार में कट जाएगा पूरी तरह से। ये कितनी बार में कटेगा, 23 बार में। अगर ये 23 बार में कटा है तो ये 24 बार में कट जाएगा नीचे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नीचे -1 होगा, 23 का 23 में होगा गुणा भैया, तो ये कितना हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, बिल्कुल नहीं हो रही है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई गड़बड़ हो रही है भैया, नहीं हो रही है। देखो मेरी बात को समझो, यहाँ पर क्या है 23 है, 23 के बाद यहाँ भी गुणा का 23 है और आपका पीछे हो रहा है प्लस का 23। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और नीचे 24 में से 1 गया तो 23 है। अब मेरी बात को समझो, ये दोनों नंबर गुणा में है तो कट जाएंगे और 23 दूनी 46, कुछ तो गड़बड़ हो रही है दया, कुछ तो गड़बड़ हो रही है मेरे से। देखो एक बार फिर से इसको करते हैं,
एक बार इसको बैक करके फिर से करते हैं। तो देखो जब अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे क्या, बोर्ड मास। बोर्ड मास में सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, भाग को सॉल्व करेंगे। भाग सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 23 दूनी 40, सॉरी 24 दूनी 48, 24 तिया 72, और ये जो होगा ये यहाँ पे कट जाएगा इतनी बार में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और इसके अलावा देखो अभी हमने एक गड़बड़ कर दी थी, वो सीधा काट दिया था। ये 23 गुणा 23, ये रहा 23 और ये 23, ये जब गुणा करेगा तो ये बनेगा आपका 529। क्या बनेगा दोस्तों, 529। और साथियों हम यहाँ पर देखेंगे प्लस का ऊपर 23 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 23, और नीचे था सॉरी यहाँ पे हमने क्या कर दिया यार, कुछ तो गड़बड़ हो गई है, ये 24 होना चाहिए था। जब हम 23 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 24 आएगा। ठीक है, और नीचे हमारा 24 में से एक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, अब आप देखोगे तो ये 529 और 23 जुड़ेगा तो ये फिर से 552 हो जाएगा। कितना, 552, और बटे में रहेगा 23, 23 से काटेंगे तो 24 बार में कट जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो 24 आएगा। क्या आएगा, 24, जो कि विकल्प नंबर 4 में है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि राम और राजा की आयु का अनुपात 4:5 में है। कह रहा है एक तरफ प्यारे दोस्तों राम है, एक तरफ हमारे पास कौन है, राजा है। इनकी जो आयु है, इनकी जो आयु है, इसका जो रेशियो है, आयु का रेशियो कितना है, तो आप कहोगे सर एक तरफ इसकी आयु का राम का 4 है और राजा का 5 है। कह रहा है उनकी आयु का योग अर्थात 4 और 5 को जोड़ करके, 4 और 5 को जोड़ करके कितना आएगा, 9। इसी 9 का मान दे रखा है 126। इनकी आयु का योग कितना है, 126। तो एक का मान निकालो, कितना निकलेगा, 14 9 में 126, एक का मान आएगा 14। कह रहा है दोस्तों उनकी आयु के बीच में अंतर क्या होगा, भाई इनके बीच में आयु में अंतर कितना है, आप कहोगे 1, और 1 का ही मान निकालना था जो कि 14 है। 14 इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि विकल्प नंबर 4 में होगा। इस बात को सभी प्यारे दोस्त अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 70 एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एडवांस मैथ से संबंधित है। कह रहा है समबाहु त्रिभुज सेंटीमीटर स्क्वायर में का क्षेत्रफल पक्ष की लंबाई 30 सेंटीमीटर के साथ निकालें। प्यारे दोस्तों कह रहा है कि एक पक्ष की उसकी लंबाई समबाहु त्रिभुज की कितनी है, भाई 30 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो। क्या हो, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और इसके क्षेत्रफल के लिए, इसके क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला है। इसके क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है √3/4 और भुजा स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो हमने कहा इसमें क्षेत्रफल में लगा दें, भुजा हमें कितनी दे रखी है, 30, ए का मान कितना दिया है, ए का मान 30 दिया है। तो अब हम इसमें लगा सकते हैं क्या, जल्दी से बताओ। बिल्कुल लगा सकते हैं भाई। देखो √3/4 भुजा स्क्वायर तो मतलब 30 का 2 बार गुणा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब 4 से काटोगे, 2 बार में, पहली बार में 15 से कट जाएगा, और ये 2 कटेगा, यहाँ भी 15 से काटेगा। अर्थात हमारे पास क्या आएगा, √3 आएगा, उसके बाद में गुणा 15, फिर गुणा 15, तो 15 15 हो जाएगा 225। कितना, 225, और √3 का √3 रहेगा। तो प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 225 √3 होगा। क्या होगा, 225 √3 आपका उत्तर आएगा, जो कि विकल्प नंबर 3 में दिया है। इस बात को याद रखेंगे। आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ दोस्तों। ये क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई 35 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण 91 सेंटीमीटर है, फिर इसकी परिधि ज्ञात कीजिए, परिधि बनाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। परिधि का मतलब परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो देख लेते हैं, हमारे पास एक ये आयत है। क्या है दोस्तों, ये एक आयत है जिसकी एक भुजा क्या है, एक भुजा इसकी 45 से 1 मिनट। इस आयत को हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक आयत है, इसकी एक भुजा हमारे पास कितनी है, 35 सेंटीमीटर है। तो हम एक भुजा को 35 सेंटीमीटर यहाँ पे मानते हैं। इसके बाद इसका एक विकर्ण हमें दिया है, इसका एक प्यारे दोस्तों विकर्ण दिया है। वो विकर्ण कितना है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये विकर्ण दिया है 91। कितना दिया है, 91। और दोस्तों इसके लिए हम लगा सकते हैं पाइथागोरस। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, गौर से देखो। यहाँ पर ये हो जाएगा 90 डिग्री, और इसके सम्मुख भुजा हो जाएगी कर्ण, ये हो जाएगा हमारे पास लंब, और नीचे आधार। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो हम यहाँ पे लगाएंगे, ये 91 है प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। तो कर्ण कितना दे रखा है भैया, कर्ण हमें दे रखा है 91। अब हम करेंगे 91 का स्क्वायर बराबर में लंब कितना है, 35 का स्क्वायर, और उसके बाद में हमारे पास ज्ञात है क्या, आधार। आधार का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, ज्ञात नहीं है, आधार का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है।
तो मुझे बताओ 91 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से बता दीजिए। देखो साथियों, अगर हम 91 का स्क्वायर करेंगे, हमने आपसे पूछा 91 का स्क्वायर कितना होता है, तो अगर आप स्क्वायर करने जाओगे फिर 35 का स्क्वायर करोगे फिर घटाओगे तो कुछ गड़बड़ लगेगा। लेकिन मैं आपको यहीं पर एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मुश्किल में कोई टीचर ने हो सकता है बताया हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भैया क्या होता है, आप कहोगे ए प्लस बी, और इसके अलावा एक होता है सर ए माइनस बी। क्या होता है, ए माइनस बी। इस तरह से होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, आपके पास 91 का स्क्वायर दे रखा है, आगे 91 का स्क्वायर दे रखा है, मैं माइनस का 35 का स्क्वायर इस तरफ ले आऊँगा। ठीक है, याद रखो, मैं 35 का स्क्वायर इस तरफ ले आऊँगा, बराबर में हमारे पास आधार का स्क्वायर बना रहेगा। लेकिन तो जब हम यहाँ पर अब लगा देंगे इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो पहला ए दूसरा बी, इसमें क्या लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम लोग लगाएंगे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर ए प्लस बी, एक बार में आपका 91 और प्लस में 35 हो जाएगा। ठीक है, एक बार 91 प्लस में 35 और दूसरी बार में क्या होगा 91 माइनस का 35, लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बराबर में आधार का स्क्वायर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अब देखो 91 में 35 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 35 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर कम है, तो 26, यानी कि 126 हो गया, 126। और 35 में से 91 घटा दो। ठीक है, 35 में से 91 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, ये प्यारे दोस्तों हम लोगों के पास 56 हो जाएगा। बराबर में हमारे पास क्या रहेगा, आधार का स्क्वायर। अब भैया इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई साहब, तो हम लोग कर सकते हैं इसके लिए एक जादू। वो जादू क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं, 7 अट्ठे 56 दूनी 112। कुछ तो गड़बड़ हो रही है क्या, 7 अट्ठे 56, 18 सत्ते 126। देखो ऐसे लिख सकते हैं, गौर से देखो, इसको लिख सकते हैं 18 गुणा में 7, और 56 को लिख सकते हैं 7 गुणा में 8। ठीक है, इस तरह से। अब इसको हमने लिख दिया। इसके बाद में अगर आप सीधा निकालने जाओ तो एक साथ तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा, ये ए आएगा, तो इसके ऊपर पूरा क्या आ जाएगा, इसके ऊपर पूरा रूट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, रूट। और इसके लिए मैं अब यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, कहाँ पे बता दूँ यार। ठीक है, इसमें इतनी सी जगह में देख लोगे क्या, मुझे बताओ, ये ग्रीन बॉक्स में देख लोगे आप लोग, इसमें देख लोगे। तो देखो यहाँ पर 18 को हम तोड़ करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 18 और 8। कैसे लिख सकते हैं यार, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 2। ठीक है, 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार। ठीक है, अब देखो यहाँ से हो जाएगा 1 2 ये रहा, 3 ये 2 रहा, तो ये हमारे पास टोटल 4 2 है। तो जब रूट से बाहर आएंगे कितने 2 बाहर आएंगे, 2 2 बाहर आ जाएंगे। कितने, अगर 4 2 हमारे पास हैं तो 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 बाहर आ जाएगा। इसके बाद में एक इसका 7 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा। 9 का हमारे पास 3 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 बाहर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों ये आ जाएगा 7 चुके 28 तिया, 7 चुके 28 तिया होता है 84। क्या होता है, 84। और ये 84 आया क्या है भैया, ए आया है, आधार आया है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अभी आंसर नहीं आया है, अभी ये जो 84 आया है, ये हमारी ये वाली भुजा आई है। गौर से देखो मैं कहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ये वाली भुजा हमारे पास अभी 84 आई है, इसको हम 84 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब आप याद रख लो, हमारे पास जो लंब है वो कितना है, 91 है, माफी चाहेंगे, जो कर्ण है वो 91 है, जो लंब है वो आपके पास 35 है, और ये 84 है। इसको मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, इसको मैं पूरा मिटा रहा हूँ। अब गौर से देखो, अभी क्या था हमारे पास, एक इस तरह से हमारे पास क्या था, बेकर्ण जो था, जो हमारे पास बेकर्ण था 91 था, आधार हमारा 84 आया था, और लंब हमारे पास 35 था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब हमें निकालनी है इसकी परिधि। अभी आंसर नहीं आया था भैया, देखो परिधि का मतलब है यहाँ पर परिमाप से। किससे मतलब है, परिधि का मतलब परिमाप से है। और जो हमारे पास आयत होता है, क्या होता है, आयत। आयत का जो परिमाप होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2l + b। l + b का मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 यहाँ पर लेंथ कितनी है प्यारे दोस्तों, 84 है, ब्रेथ कितनी है आपके पास 35 है, और दोस्तों गुणा में 2 रहेगा हमारे पास। तो 84 35 जोड़ो, कितना हो जाएगा भैया, 15। अगर इससे उधार ले लेते हैं तो 99 हो जाएगा, वहाँ पर 20 बचेगा, 119। 119 ये हो जाएगा, और 119 का डबल, तो जो परिधि आएगी वो कितनी आएगी भैया, 238 आएगी। इस बात को याद रखेंगे भाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहले मैं सोच रहा था इसको होमवर्क दे दूं, लेकिन मैंने कहा भैया करवा दो, थोड़ा सा समय लग जाए। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न नंबर 71 का एकदम सटीक जवाब होगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। और अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न कह रहा है
सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 54 और 81 से चल सकती है। अर्थात सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 54 81 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, यानी कि हमारे पास पूछ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे हम हिंदी में कहते हैं माँ और सा और पा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, माँ सा पा पूछ रहा है तो क्या होता है भैया 54 और उसके बाद में 81, इन दोनों का कैसे होता है ये दोस्तों हम ऑप्शन बाई ऑप्शन कर सकते हैं। किससे? 6 से कटेगा, 6 9 में 54, एक और 84, 84 तो ये तो 81 है भैया, ये तो कटेगा ही नहीं, तो 6 होगा नहीं। 9 से कटेगा, 9 6 54, 9 9 में 81, लेकिन 9 सबसे बड़ी नहीं है। 18 से 18 3 54, 81 कटेगा नहीं, लेकिन 27 एक ऐसी संख्या है जिससे आपका 54 भी कट रहा है, 81 भी कट रहा है, तो ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, सबसे बड़ा नंबर। इसके अलावा किसी से दोनों समान संख्याएं नहीं कटेंगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एक दुकानदार 80 रुपए में एक आइटम खरीदता है और उसे 100 रुपए में बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताओ जल्दी से, ये होमवर्क दे दें आप लोगों को, ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, इस बात को याद रखेंगे।